हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और बच गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब है कि वैसा टिश्यू जिसमें फाइबर, जिसमें मैट्रिक्स एक स्पेशल तरीके से है, मतलब कोनो खास तरीके से नहीं है, तो वो अपने आप में वो खास है, कुछ उस तरीके से प्रेजेंट है, तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आता है कार्टिलेज, बोन, ब्लड। देखो, जनरली कार्टिलेज को हम लोग सॉफ्ट बोन बोल देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग पहले बोन से शुरू करते हैं। बोन नॉर्मली बना हुआ रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से, मैंने उसमें कैल्शियम मिनरल्स है, फॉस्फेट में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है? अब फॉस्फेट है तो ऑक्सीजन उसमें ऑफ कोर्स होगा। तो बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस, ज्यादातर तो कैल्शियम है, फॉस्फोरस मिनरल्स प्रेजेंट रहता है बोन में। बोन हार्ड मास होता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, सॉफ्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, मुड़ जाएगा। कान में कार्टिलेज रहता है तो मुड़ जाता है, लेकिन बोन मुड़ेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है। बोन के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? इसकी मेटल के पास हम लोग पढ़ रहे थे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मुड़ेगा, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, नॉन मेटल टूट जाएगा। तो बोन के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, बहुत कम, लेकिन कार्टिलेज के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, मुड़ने मुड़ जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। स्ट्रॉन्ग ही भी है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ। और बोन स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बिना टेंसाइल स्ट्रेंथ का, हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर बोन के बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारा बोन जिस सेल से बनता है, बोन के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो का माने बोन, साइट का माने सेल, साइटोलॉजी नाम सुना है सब, सेल के बारे में पढ़ना, तो उसी का टेक्निक वर्ड है। तो ऑस्टियोसाइट वो बोन है, वो सेल है जिससे बोन बनता है, तो बोन के सेल को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट। बोन का काम क्या है? एगो की मिनरल्स वगैरह को स्टोर करना बॉडी के लिए, तो मिनरल्स कैल्शियम फॉस्फोरस से तो बना ही रहता है, तो मिनरल्स वगैरह को स्टोर करता है। दूसरा, बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मान लो कि बॉडी से बोन निकल जाए, सारा मसल्स नीचे गिर जाएगा, मांस का लथड़ा बन जाएगा, तो इसे होल्ड किए हुए है। तो बॉडी, मान लो कि कोई डायनासोर है, तो डायनासोर का बॉडी का शेप ऐसे इससे हुआ करता था, कैसे पता चलता है? उसके स्केलेटन के अकॉर्डिंग। स्केलेटन किस चीज से बनता है? बोन से ना। हम लोग कहते हैं ऊपर मुंडी, उसके बाद से बैकबोन, उसके बाद से हाथ, दो पैर। तो आदमी एक ऐसा होता है, तो जो आदमी का ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, वो किस चीज से पता चल रहा है? बोन से। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो बनता है किस चीज से? बोन से। तो बॉडी का एक नॉर्मल आउटलेट पता चल जाएगा कि इस टाइप का बॉडी का फिगर होगा, नहीं तो ये हो गया हमारा बोन। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो कि बोन का फंक्शन है, एक बोन का फंक्शन हम लोग क्या पढ़े? मिनरल्स को स्टोर करना, और दूसरा हो गया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जिसके रिब्स हो गया। तो ये रिब्स है, तो अंदर में मतलब पीछे से किडनी है, नीचे ऊपर में लंग्स है, हार्ट है, तो ये सब चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बोन्स का काम ये भी है कि इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन को, नहीं अंदर में ब्रेन है, जैसे कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट टिश्यू है कि अगर कस के चोट लगे तो आदमी मर जाएगा, पगला ही जाएगा। लोग नहीं बोलता कि कैसे भी बाइक चलाओ, जूता नहीं चला, हेलमेट जरूर पहनो, हेलमेट एकदम मस्ट रिक्वायर्ड है। बाकी बॉडी में चोट लगेगा तो बचने का चांस है, हो सकता है कि आदमी अपंग रहे, लेकिन जिंदा तो रहेगा ना, और जिंदा रहेगा, दिमाग जिंदा रहेगा तो कुछ कर लेगा, बहुत सारे काम प्रेजेंट है। लेकिन ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट, बचना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसलिए आदमी हेलमेट पहनने के लिए। अब जो ब्रेन कितना वाइटल टिश्यू है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कि उसके ऊपर प्रेजेंट है हेड का, स्कल का क्रेनियल बोन, क्रेनियम बोलते हैं जिसको, नहीं तो वो क्या कर रहा है कि हमारे ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बोन का ये भी काम है कि वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इतना बात लिखिए जाए। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें तीन चीज आता है, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। स्टार्टिंग किया जा रहा है बोन से। बोन इज अ हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड होता है, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं होता है, डिग्रेड करने में कई हजारों लाखों साल लग जाता है। नहीं, हम एक मूवी देखा, एक वेब सीरीज देख रहे थे, वेब सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री था,
मतलब हॉलीवुड रहता, मतलब इसमें था कि वो सब पिरामिड को खोज के अंदर से बहुत सारा चीज को एक्सकवेट करा था, धरती के अंदर से निकाल रहा था सब। तो उसके से पिरामिड के बेसिकली पिरामिड बनाया जाता है वो सब डेड बॉडी को हलाने के लिए, मतलब ग्रेवयार्ड टाइप का। तो अब उसमें से जो डेड बॉडी निकलता था तो पहिया पहिया हमने बोल रहा था कि मान लो कि 2000 साल पहले कोई आदमी मारा और यहाँ पे 2000 साल पहले कोई सिविलाइज सभ्यता होगा, माने वहाँ पे लोग रहता होगा, खेलता होगा, फार्मिंग करता होगा, सब काम करता होगा। अब लोग खत्म, मतलब बाजार साहब सभ्यता खत्म हो गया है, कोई ना कोई कारण होगा कि वो सभ्यता खत्म हो गया है। अब उतना, हाँ, अब वो आदमी को हला दिया गया है, अब वो वहां से वो निकल तो स्केल्टन ही खाली रहेगा, मसल्स वगैरह तो रहेगा नहीं। स्केल्टन कोई कोई हल्का सा मसल्स का रिमेन्स रहता था जो मम्मी बनाया जाता था, मतलब वो स्पेशल रैपिंग करके मिट्टी का लेप किया जाता था, तो वो ऐसे कर दिया जाता था। अच्छा, वहाँ पे उसमें बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह निकलता था, घड़ा वड़ा निकलता था, तो अंदाजा लगाता था लोग कि ये घड़ा जिस शेप का है उस शेप के अकॉर्डिंग ये आदमी कौन सा सिविलाइजेशन का था। मतलब अलग अलग हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पे वो सब सिविलाइजेशन में किस किस शेप का घड़ा बनाया जाता है, कोई खिलौना बनाया जाता है, कैसे लोग किस स्टाइल में लोग को मरने के बाद उसका अंतिम प्रक्रिया किया जाता है। तो वहाँ से वो सब कहता था कि ये आदमी लगभग इतना साल पुराना है, इतना, हाँ, मतलब वैसे किया गया है। अच्छा, आदमी धनिक है कि गरीब है, मतलब इसमें रॉयल से बिलोंग करता है कि वो रॉयल नहीं है, मतलब नॉर्मल कॉमन आदमी है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जाता था कि जो उसके साथ ज्वेलरी था तो कौन से मेटल का है। अगर सोना वगैरह का है तो धनिक आदमी है, कॉपर वगैरह ये सब का है तो धनिक आदमी नहीं है, कॉमन आदमी है। मतलब वो अगर सोना, सही बात है, कोई मर रहा है और सोना का यूज करके, गोल्ड का यूज करके और उसको डेकोरेट करके आदमी अंतिम प्रक्रिया कर रहा है, मतलब रॉयल बैकग्राउंड से था तब ना उसमें सोना यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से तो वो डॉक्यूमेंट्री में था। तो हम ये बोल रहे हैं कि बोन का डिग्रेड होने में हजारों लाखों साल लगता है, कितना हजारों साल, मतलब वो बोन बने रहेगा, मतलब उसमें से सब अलग अलग होने में, खत्म होने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बहुत हार्ड है ये जो सॉल्ट है कैल्शियम का, बोले तो हैं कि बना हुआ रहता है कैल्शियम, जलने से हो जाएगा, बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से, तो जलायत हो जाता है। जब किसी को हलाया जाता है तो जलायत हो जाता है, तो बस हलाया जाता है। तो बोन के सेल्स को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट्स। बोन ऑफ हायर एनिमल आर हॉलो, बताए हैं कि हायर एनिमल का बोन कैसे रहता है, हॉलो, और उड़ने वाला पंछी सबका बोन हॉलो रहता है। गबड़ा गया हल्का सा, बोन ऑफ हायर एनिमल आर हॉलो। अच्छा लिखे कंटेंट बोन वाला, ठीक है। तो पंछी सबका जो बोन मैरो हॉलो तो होगा, लेकिन उसमें बोन मैरो भरा हुआ नहीं रहेगा, इस चीज के चलते उसका बॉडी हल्का है, आसानी से उड़ जाता है सब। लेकिन हम लोगों में क्या है, जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो खाली पार्ट में भरा रहता है बोन मैरो, जो हम लोग चूसते हैं लोग, तो आता है वो बोन मैरो ही होता है। जो हम लोग का ब्लड का आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, वो रेड बोन मैरो से ही बनता है। लिखे हैं कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, तो उसमें खैर बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अगर बोन के फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉडी के ढांचा के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि इस टाइप का बॉडी होगा, इस बॉडी का ढांचा कुछ इस टाइप का होगा। स्केलेटन से इट स्टोर मिनरल्स फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए मिनरल्स को स्टोर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे कि लंग्स, हार्ट, ब्रेथ, ये सब को क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। और बाकी बोन के साथ स्केलेटल मसल्स अटैच रहता है टेंडन से, टेंडन से ये तो पता ही है, इसलिए एक दो बार रिपीट कर दिए इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। अगर हम कार्टिलेज के बारे में बात करें, जस्ट बोन के उल्टा, मतलब कार्टिलेज को जनरली हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोल देते हैं। तो कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, हाँ, ये कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस किया जा सकता है, मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि कंप्रेस किया जा सकता है, सॉफ्ट होता है तो कमजोर होता है, कमजोर नहीं होता है, कार्टिलेज मजबूत होता है, ठीक है ना। और कार्टिलेज जिस सेल से बनता है, मतलब कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बोन में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, लेकिन कार्टिलेज में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मैंने अगर बोन को मोड़ेंगे तो मजबूत तो है, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो टूट जाएगा। लेकिन कार्टिलेज पे अगर फोर्स लगेंगे तो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, फिर ऐसे फिर खड़ा हो जाएगा। इलास्टिक है, एक लिमिटेड ही सही, लेकिन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसमें होती है। अभी नहीं कि बहुत ज्यादा लंबर के रबड़ के जैसा लंबर जाएगा, इतना भी ज्यादा, लिमिटेड इलास्टिसिटी होता है। जनरली कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल ईयर, जिसको पिना बोलते हैं, और कान में ही नहीं, टिप ऑफ नोज में, गला में, थ्रोट में। हम लोग पढ़े थे लोग वो कार्टिलेज, वॉइस बॉक्स, लायरिंग्स, जिसमें कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस एपिग्लोटिस,
अच्छा, ट्रेकिया में कार्टिलेज का इनकम्प्लीट रिंग होता है। बैकबोन में जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसको वर्टिब्री बोलते हैं, तो वर्टिब्री के बीच बीच में दोनों हर एक वर्टिब्री के बीच बीच में प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज। तो बहुत सारा जगह है बॉडी में जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है ना। जब चिकन खाते हैं लोग तो उसमें कचर कचर लगता है चिबाने पर, हार्डी है लेकिन चिबाने पर कचर कचर लगता है। एडजेसेंट बोन, हाथ में लिम्ब बोन में, लिम्ब बोन में, एडजेसेंट बोन में, जॉइंट्स के पास भी कहीं कहीं प्रेजेंट रहता है क्या, कार्टिलेज। तो ये सब हो गया किसके बारे में, कार्टिलेज। इसका काम जनरली यही है कि ये बोन को सपोर्ट करता है, मेन काम यही है। एक अब कंप्रेसेबल है, मतलब एक वेट बियरिंग चीज का काम करता है, नहीं कुशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब काम हो गया किसका, कार्टिलेज का। ठीक है, शुरू में तो बहुत ज्यादा कार्टिलेज होता है, बाद में धीरे धीरे इसका नंबर कम होने लगता है। खैर अभी इतना बात लिख लिया जाए हम लोग, नहीं अगर कोई भी बेबी का डेवलपमेंट अभी इम्ब्रियो में है, इम्ब्रियो मतलब अभी एब्डोमेन में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, यूटेरस में डेवलपमेंट, तो इनिशियल स्टेज में कार्टिलेज ज्यादा होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी मैच्योर होगा, बड़ा होगा, छोटा से बड़ा होगा, वैसे वैसे कार्टिलेज का नंबर कम होने लगेगा। ठीक, इतना बात अभी हम लोग लिख लेते हैं। बोन के बीच में प्रेजेंट रहेगा, वैसे हेल्प करेगा। शॉक ऑब्जर्व करेगा, वैसे करेगा। बाकी कान बहुत सारा बॉडी पार्ट तो बनवे किया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। दे आर सॉलिड टाइप, सॉलिड तो बोन भी होता था नहीं, लेकिन वो हार्ड होता था, और ये कैसा होता है, सॉफ्ट। बोन को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और इसको कंप्रेस किया जा सकता है कुछ हद तक। कंप्रेसिबल स्पेशलाइज्ड टिश्यू मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सब। हम क्या उसमें बताते हैं कि जिस कनेक्टिव टिश्यू का जैसा मैट्रिक्स होगा, लॉग प्रॉपर्टी उसका वैसा ही होगा। तो मैट्रिक्स अगर हार्ड है तो वो हार्ड होगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्ट है क्योंकि इसका मैट्रिक्स क्या होता है कि सॉफ्ट होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें होता है, इन्हें कि बहुत ज्यादा लंबराया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेड लेंथ तक इसको लंबराया जा सकता है। तो इलास्टिक मतलब लंबरा के छोड़ने पर फिर अपने पहले वाले स्थिति में आ जाएगा, पहले वाले स्टेट में आ जाएगा। तो लिमिटेड इलास्टिसिटी होता है। दे आर, यहाँ पे आर छूट गया है, दे आर समवॉट फ्लेक्सिबल भी होता है। तो बात इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग है। दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बताइए क्या है, बोन को मोड़ने पे टूट जाएगा। मजबूत तो बहुत होता है, लेकिन खूब ज्यादा फोर्स लगा दो टूट जाएगा। लेकिन इसमें मजबूत नहीं है, तनके फोर्स लगा दो तो क्या होगा कि टूटेगा नहीं, ऐसे घूम जाएगा, छोड़ने फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इसे घूम जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ये कैसे मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, घूम जाएगा, सीधा करना फिर सीधा हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो इसमें भी कार्टिलेज में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। दे कैन बेंट, वहीं बात लिखेंगे, दे कैन बेंट बट विल नॉट ब्रेक। बेंट हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, नहीं टूटेगा। सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन के सेल्स को बोल रहे थे ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर जो दिखाई दे रहा है, पिन्ना इसको बोलते हैं, तो पिन्ना में प्रेजेंट रहता है। नोज के टिप पर, ये सब जितना भी ये सब कार्टिलेज है, समझ में आ रहा है। बिटवीन बोन्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, माने जितना भी वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 को बने, 26 वर्टिब्री होता है। तो हर एक दो वर्टिब्री के बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में, तो हर एक दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। वॉइस बॉक्स में एक कार्टिलेज है ना, वाइब्रेट करता है। हम लोग जैसे ही बोलते हैं ना, तो कार्टिलेज क्या करता है कि वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट रहता है। नहीं, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट, ट्रैकिया हो गया वाइंड पाइप, तो इनकम्प्लीट रिंग रहता है ट्रैकिया में, तो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। बस ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसमें प्रेजेंट रहेगा। इनकम्प्लीट रिंग टू सपोर्ट एटसेट्रा। तो ये सब कुछ जगह हो गया जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, और भी सारा जगह है। दे हेल्प बोन टू फॉर्म बॉडी फ्रेमवर्क। बोन का काम क्या है, बॉडी फ्रेमवर्क, एक शरीर का ढांचा तैयार करना। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी का शेप स्ट्रक्चर वैसा रहेगा
जैसा उसमें स्केलेटन रहेगा, मतलब उसमें बोन्स का अरेंजमेंट रहेगा। तो बोन तो ऑफ कोर्स सपोर्ट बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है, लेकिन वो बॉडी के फ्रेमवर्क तैयार करने में कार्टिलेज भी बोन को सपोर्ट करता है, कार्टिलेज भी बोन को हेल्प करता है। तो वो बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बोन को, स्केलेटन को कार्टिलेज भी मदद करता है, तो उसके हेल्प से भी होता है। मतलब इसके बिना दिक्कत वाली बात है बॉडी के फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। खैर, तो ये हो गया कार्टिलेज। अब एगो लास्ट बच गया है ब्लड। वैसे बॉडी फ्लूइड में तो लिम्फ के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल अगर ब्लड के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड, लिक्विड, अभी तक कोई ऐसा कनेक्टिव टिश्यू या कुछ भी आया है जो लिक्विड हो, लिक्विड के फॉर्म में हो? नहीं आया। कि पहले का ऐसा टिश्यू है ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है। मैट्रिक्स लिक्विड, तो ब्लड भी कैसा हो गया? लिक्विड। ब्लड का काम वही है कि फंक्शनली वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या करता है कि कनेक्ट करता है। तब तो इसको ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में रखे हुए हैं। कनेक्ट नहीं करता तो कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखते हैं इसको हम? तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, ब्लड बनता है तीन चीज से। एक मैट्रिक्स, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या रहेगा? मैट्रिक्स। अब ब्लड में खासियत ये है कि सब कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होता है, लेकिन ब्लड में कोलाजन फाइबर नहीं होता। तो खैर, अब कोलाजन फाइबर नहीं है बात बता दिया, लेकिन होता क्या है? एक मैट्रिक्स, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो, प्लाज्मा क्या है? ब्लड में जितना भी फ्लूइड कंटेंट है, लिक्विड पार्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? नहीं, प्लाज्मा। मतलब खून के तरल भाग को, ब्लड के फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा। और बाकी जो बच गया वो हो गया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट ही हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है कि फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो ब्लड बना तीन चीज से, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो मैट्रिक्स तो खैर वो तो सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है। 55% पार्ट ब्लड का 55% पार्ट क्या है कि प्लाज्मा है, और बाकी जो बची है 40-45% वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर प्लाज्मा की बात करते हैं ना, लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं, तो उसमें प्लाज्मा में जो 55% पार्ट प्लाज्मा हो गया। अब ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट को, मैट्रिक्स को हटा दिए, खाली प्लाज्मा ले लिए। तो सिर्फ प्लाज्मा में क्यों लिक्विड है वही तो बता रहे हैं कि इसलिए है कि खाली प्लाज्मा में 90% 92% खाली वाटर है। तो 90% 92% पानी है, और बाकी 7-8% बच गया वो क्या है कि प्रोटीन है। तीन टाइप का प्रोटीन उसमें रहता है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ये और होता है ग्लोब्यूलिन। तो खैर, तो वो 7-8% क्या है कि प्रोटीन है। बाकी प्लाज्मा में बहुत सारा चीज डिजॉल्व रहता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स हो गया, आयंस हो गया, ब्लड को क्लॉट कराने का क्लॉटिंग फैक्टर सब हो गया, सब नहीं, न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, बहुत सारा चीज प्लाज्मा में क्या रहता है कि डिजॉल्व रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा। कौन सा पार्ट? फ्लूइड पार्ट। और बाकी 40-45% में आ गया फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देखो, आरबीसी में प्रेजेंट रहता है एगो रेड कलर का पिगमेंट, प्रोटीन है, प्रोटीन मोलिक्यूल है, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग मोलिक्यूल है, आयरन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसमें फेरस प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन का काम है कि रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन ये सबको क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है। तो आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के चलते ही ब्लड का कलर रेड रहता है। तो हीमोग्लोबिन के चलते ही खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का काम ये है कि वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डिफेंस का मतलब जो कोई भी बाहर से अनवांटेड चीज बॉडी में है, कोई पैथोजेंस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है, उसको किल करता है, उसको फाइगोसाइटोसिस कर जाएगा। हम लोग पढ़े थे लोग फाइगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, मतलब उसको खा जाना, तो उसको फाइगोसाइटोसिस कर जाएगा उसको, और उसको खत्म कर देगा। बस समझ रहा है? ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का। नहीं, अगर हम लोग में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो हम लोग में ज्यादा इम्यूनाइज्ड रहेंगे।
इम्यूनिटी ज्यादा रहेगा, आदमी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जल्दी बीमारी वगैरह नहीं होगा। अगर गलती से थ्रू वाटर, फूड, किसी भी सोर्स से और बॉडी के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया भी, तो वो व्हाइट ब्लड सेल डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, वो उसको मार के मुआ देगा, फाइट करके उसको क्या करेगा कि किल कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफेंस प्रोवाइड बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, देह से मसल से ना, इंटरनल स्ट्रॉन्ग आता है, इम्यूनाइज रखता है कि बॉडी में जल्दी से बीमारी वगैरह नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये WBC का काम है कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। प्लेटलेट का वैसे काम तो बहुत सारा है, लेकिन मेन क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग करवाना। ये अगर कहीं से हल्का सा खून कट जाता है तो ब्लड बहता है, थोड़ा सा बह के फिर वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो वो जो कटा हुआ पार्ट को भरता है, नहीं, जब खून जम जाता है तो ऊपर से जम गया खून, फिर अंदर अंदर ब्लड फ्लो करेगा, बाहर ब्लड लॉस नहीं होगा। तो कटने के बाद जो ब्लड का क्लॉट करवाने का काम होता है, किसका होता है? प्लेटलेट्स का, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स का कमी हो गया तो यहाँ पे थक्का क्लॉटिंग नहीं होगा, लेट से क्लॉटिंग होगा, तब तक बहुत सारा ब्लड क्या होगा कि बह जाएगा, तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में प्लेटलेट्स भी होना जरूरी है, ठीक है। और ये सब RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। जो हम लोग जनरल डाइट खा रहे हैं वो डाइट पे डिपेंड करता है कि ये सब का नंबर नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्लड के बारे में। इतना बात लिख लिया जाए। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट डज नॉट हैव कोलाजन फाइबर इन इट ना। ये एगो यूनिक प्रॉपर्टी है ब्लड का, ये कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन इसमें कोलाजन फाइबर प्रेजेंट नहीं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में 3 चीज है, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और, तो मैट्रिक्स के बारे में तुम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल्स के बीच में वो पॉलीसैकेराइड डिराइव्ड सब्सटेंस रहता है, इसको ग्राउंड सब्सटेंस या फिर हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉपर्टी उसके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स हार्ड है तो हार्ड, जैसे बोन, मैट्रिक्स सॉफ्ट है तो सॉफ्ट, जैसे कि कार्टिलेज, मैट्रिक्स फ्लूइड टाइप का है तो फ्लूइड, जैसे कि आ गया हमारा ये नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग देखता है। मैट्रिक्स तो हो गया। फ्लूइड कंटेंट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो सिर्फ फ्लूइड कंटेंट है ना, लिक्विड कंटेंट है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। ये सिर्फ प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% है, और सिर्फ प्लाज्मा का मतलब 55% प्लाज्मा हटा दिया गया है, तो सिर्फ प्लाज्मा का 90 से 92% फीसदी क्या है, हिस्सा है कि वाटर है, और बाकी 7-8% प्रोटीन है नहीं। और प्लाज्मा में सब एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है, मिला हुआ रहता है। अब घुले ना घुले डिजॉल्व रहे, कोई चीज डिस्पर्स्ड रहता है, सस्पेंडेड रहता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 40 से 45% ऑफ टोटल ब्लड। अब जो बच गया वो आ गया फॉर्म्ड एलिमेंट में, और फॉर्म्ड एलिमेंट में रहेगा RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पसलेस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसलेस और प्लेटलेट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। RBC में एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा ना। और वो हीमोग्लोबिन का काम है कि वो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मैथ्स अरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट में दे देंगे। किताब नहीं है ये किताब में अपना नाम एक मिनट में आ गए। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे लोग? हाँ, तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? हीमोग्लोबिन। और ये रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत होता है। हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीमीटर क्यूब में 14 ग्राम के आसपास रहता है, मतलब 12 से 16 ग्राम के आसपास। तो 12 से अगर कम हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया है ना। अगर ये क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा बॉडी में, ब्लड में सबसे ज्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC, WBC और प्लेटलेट सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। RBC 50 लाख से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में,
पर मिलीमीटर, पूरा ब्लड में ना, सॉरी 1 मिलीमीटर उतना 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 55 लाख, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो ये काउंट हो गया आरबीसी का, नहीं और उससे 50 से मतलब 5 मिलियन से कम है, तो समझोगे आरबीसी का नंबर क्या हुआ है कि कम हो गया है। डब्ल्यूबीसी सबसे कम है 6000 से 8000, बस 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000, और प्लेटलेट्स है 1.5 लाख, मतलब 1.5 से 3.5 मिलियन, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास, याद रहेगा, नहीं मिलियन नहीं, 1.5 लाख से, अच्छा लिखवा देंगे, तो अगर 1.5 लाख से कम है तो समझो कि प्लेटलेट्स का कमी हो गया है, समझ रहा है ना। तो यहाँ से पता चलेगा आरबीसी बनता है बोन मैरो में, जो बोन के अंदर में जो रेड कलर का रेड बोन मैरो होता है, वो हॉलो पार्ट में जो रेड बोन मैरो होता है, वो रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है, और जाके आरबीसी का एवरेज लाइफ 120 दिन होता है। जो सेल बनेगा मरेगा, हर सेल का अपना अपना एवरेज लाइफ है, जन्मेगा मरेगा, तो आरबीसी का एवरेज लाइफ 120 दिन होता है लगभग। तो रेड बोन मैरो से बनेगा, फॉर्म्ड होगा रेड बोन मैरो में, और जाके मर जाएगा स्प्लीन में, स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, तो स्प्लीन में जाके मर जाएगा। तो ये सब हो गया। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और ये ब्लड का क्लॉटिंग कराएगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, मतलब बॉडी में जो कुछ भी इम्यूनाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हम लोग को बीमारियों वगैरह से लड़ेगा। समझ, अगर हम लोग का डिफेंस सिस्टम मजबूत रहेगा, आसपास में किसी को इन्फेक्टेड डिजीज भी रहेगा, इन्फेक्शन वाला, तो हम लोगों को होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि हम लोगों में भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम डब्ल्यूबीसी सबको मार देगा, तो चांस क्या होगा कि कम रहेगा। खैर, इसके बारे में, डिफेंस के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में अभी डिस्कस किया जाएगा ठीक से, ठीक है, आगे कल पढ़ा जाएगा। नर्वस सिस्टम